हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले महत्वपूर्ण बंदा बहादुर, खालसा पंथ, सिख, बौद्ध धर्म, ये सारे वन लाइनर तथ्य हम कर चुके हैं। तो वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रिवीजन के पेपर के टाइम रिवीजन करने में इसमें काफ़ी लाभ होगा आपको, क्योंकि वन लाइनर है और वे ही तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह, ये हिस्ट्री का चल रहा है। इनका जन्म गुजरावाल में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधित्वकर्ता के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि किन के बीच हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई। भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दलीप सिंह के बीच हुई। तो भैरोवाल की संधि कब हुई और किन के बीच हुई? तो कब हुई? 1846 में। किन के बीच हुई? अंग्रेजों और राजा दलीप सिंह के बीच में। महाराजा रंजीत सिंह के अधीन पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। जो धार्मिक रूप से राजधानी थी वो थी अमृतसर और राजनीतिक रूप से राजधानी थी लाहौर। किसकी? महाराजा रंजीत सिंह की। अब पढ़ेंगे वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देवकी का पुत्र कहा गया और अंगिरस का शिष्य भी बताया गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसे मिलता है? मत्स्य पुराण में। प्रमुख मत और आचार्य, ये एल्टीग्रेड, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस सभी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस सभी में पूछी जाने लगी है। प्रमुख मत है, आचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैत के बल्लभाचार्य, द्वैत के माधवाचार्य और द्वैताद्वैत के निम्काचार्य। मगध राज्य के प्रमुख वंश, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्सार था, जो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता था। बिम्सार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिम्सार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिम्सार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्सार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिम्सार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और यह 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। तो बिम्सार की हत्या किसने की? उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनीक था। इसका विवाह कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। किसका? अजातशत्रु का। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी था। शुरुआत में अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु के पुत्र ने उसकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा की स्थापना की। उदयन ने किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र में कुसुमपुर की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन के पुत्र नागदशक थे। तो हर्यक इंपोर्टेंट है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुए? नागदशक। अब है शिशुनाग वंश। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की थी।
शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। नंदवंश नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। दोनों इंपोर्टेंट है। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य और अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, जिनको इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर के गुरु अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि सिकंदर का युद्ध किस नदी पर हुआ था, तो झेलम नदी पर। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज और झेलम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। 19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। इतना लंबा युद्ध चला था कि सेनानी क्या हो गए, थक गए थे। सिकंदर की अंतिम विजय पाटिल थी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहु केफला था। सिकंदर 325 ईस्वी में भारत से लौटा और यह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अब मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य को सैडोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन से था। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जिसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। मैगस्थनीज ने, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में किया। आमरण अनशन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में हुई। नोट: उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर त्यागने की प्रक्रिया को संलेखना या संथारा भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यह 298 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। पूछा जा सकता है कि अमित्र घात का अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक यूनानी राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने प्रथम बार सुसीम और द्वितीय बार अशोक को भेजा। तक्षशिला में हुए इन विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। अशोक का समय। बिंदु का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। मास्की गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मस्की और गुजरा में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक का नाम देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी देवताओं को प्रिय भी है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग के युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ
और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त तथा अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। राधागुप्त की सहायता से मौर्य शासक अशोक ने मगध का सिंहासन प्राप्त किया। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसके समय में? अशोक ने किया। मौर्य शासक अशोक के मुख्य शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। मौर्य शासक अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि और प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। तो अशोक ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की। अशोक द्वारा शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमैक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स विर्शेम ने आप पढ़े थे। तो अशोक के शिलालेख किसने पढ़े पहली बार? तो जेम्स विर्शेम ने। किस सन में? 1837 में। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पैंथलेर ने की थी। अशोक के दरबार में डायोनेसियस नामक राजदूत आया, जो मिर्स के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने भेजा था। कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। तो कलिंग के युद्ध का वर्णन इंपोर्टेंट है। कौन से शिलालेख में? 13वें में। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण तथा सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी तथा शुंग वंश की नींव ढाली। मौर्य उत्तरकाल और प्रमुख देशी शासक। शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। यह मौर्य वंश शासक बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। इस युग में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पंतजलि से 2 अश्वमेध कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इंपोर्टेंट है। कन वंश। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन वंश की नींव डाली। कन वंश की अंतिम राजा सुशर्मा सुशर्मन था। सुशर्मा सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवान वंश की नींव डाली थी। अब है सातवान वंश। सातवान वंश की राजधानी प्रतिष्ठान पैठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे थी। सातवान वंश को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ है जिला। सातवान वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि माता पर आधारित। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा का आरंभ सातवान वंश के शासकों से आरंभ किया। इंपोर्टेंट है। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा किस वंश ने प्रारंभ की थी? तो सातवाहन ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महान राजा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने राजा और महाराजा की उपाधि धारण की थी। मौर्योत्तर काल और विदेशी शासक। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी आक्रमणकारियों का निम्नलिखित क्रम है। सबसे पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद सिख, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो इनका क्रम पूछा जाता है। इंपोर्टेंट है। हिंद यूनानी। सर्वप्रथम भारत की सीमा प्रवेश करने का श्रेय ड्रेमेटियस प्रथम को जाता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था? मिनांडर। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनांडर के पर्सन तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक बौद्ध ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का नाम मिलिंद पनो है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए। इंपोर्टेंट है। हेलेनिस्टिक कला हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई एक प्राचीन कला थी। भारतीय रंगमंच में यवनकिया पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने कराया था। पर्दे की जो प्रथा चलन किसने कराया था? तो हिंद यूनानियों ने चलाया था पर्दा प्रथा व्यवस्था। शक। यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक भारत में बोलन दर्रे से आए थे। तो शक कहाँ से आए थे? भारत में बोलन दर्रे से।
प्रथम शक राजा मोगा था। यह तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन प्रथम ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। इसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। पहलव पार्थियन पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान को माना जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के तत्पश्चात पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथेडेटस प्रथम था। कुषाण पहलुओं के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाए। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में विभाजित था। उनमें से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिशियस ने 1500 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है। वर्तमान में यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। इसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक के उपनाम से भी जाना जाता है। कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वमेघ कनिष्क का राजकवि था तथा जिसने बुद्धिचरितम नामक पुस्तक लिखी। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व जैसे विद्वान भी रहते थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। गुप्त वंश गुप्त वंश का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था तथा जिसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश 319 से 320 ईस्वी चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंस्टेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधि अप्रतिरत पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, परम भागवत और कविराज। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने पर्याय प्रशस्ति के लेख की रचना की। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांवों की आमदनी दे दी थी। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश का प्रथम महान शासक विजयसेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। गुर्जर प्रतिहार वंश मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी इस वंश का प्रतापी शासक बना। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। मिहिर भोज वैष्णव धर्म अनुयायी था।
मीर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। मीर भोज के बाद उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी में शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का पूरी दिल्ली की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। शाकुम्भरी का चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने अजमेर के निकट शाकुम्भरी में की। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्र में स्थापित की। अजय राज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रहराज चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेल नाटक है। इसका दरबारी कवि सोमदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रहराज चतुर्थ था, जिसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, शुरू में यह विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत विद्यालय था। इस वंश का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज तृतीय था। चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तराइन का प्रथम युद्ध इंपोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। पहले तराइन के युद्ध में। द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। चंदेल वंश। इस वंश की स्थापना ननुक ने 9वीं शताब्दी में की थी, जिसकी राजधानी खजरोई थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था, जिसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कन्हैया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने कराया। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव या परमल था। परमाल वंश। परमाल वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज था, जिसकी राजधानी धारण नगरी थी। पूर्व में परमारों की राजधानी क्या थी? उज्जैन। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। भोज का उपनाम से किस नाम से? कविराज के उपनाम से जाना जाता है। इसने भोजराज तालाब तथा भोज राजनगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंश। राष्ट्रकूट वंश। भारत में राष्ट्रकूट, जो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। इनका संस्थापक दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में थी, जिनकी राजधानी मान्यखेत थी। यानी कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत। राष्ट्रकूट, इनका जो उत्तराधिकारी था वो कृष्ण प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव प्रथम और इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय आदि शासक हुए। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और विजय प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। महान गणितज्ञ महावीराचार्य भी इसके दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ का कवि पौन रहता था, जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम राजा कर्क द्वितीय था, जिसको चालुक्य वंश के शासक तेलव द्वितीय ने हराया। पल्लव वंश। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भारवी रहता था, जिसने क्रातार्जुनियम नामक पुस्तक लिखी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन
प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजिता वर्मन था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। यह वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अगम प्रिय की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन का दरबारी कवि दंडी दंडिन था, जिसने दशकुमार चरितम नामक पुस्तक लिखी। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन था। महाबलीपुरम के रथ का मंदिर के निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। इंपोर्टेंट है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगामी प्रिय की उपाधि धारण की थी। आगम प्रिय की उपाधि। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। इंपोर्टेंट है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडिन था, जिसने दशकुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। चोल वंश। चोल पल्लवों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश का प्रतीक बाघ। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रतीक कौन सा था? बाघ था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोदंड राम की उपाधि धारण की। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजा राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम थे। प्रथम ने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक का शासन किया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में मानक सिक्के को कलंजू कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। अरब एवं तुर्क आक्रमण। चचनामा पुस्तक से हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासम अरबी ने 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कुछ स्रोतों के अनुसार 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हजाज ने किया था। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों के सिंध पर विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती का भी प्रचलन किया। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इंपोर्टेंट है। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भी धन लूटना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी ने 1000 ईसा पूर्व में राजा जयपाल को हराया था। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 1025-26 के दौरान सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र जो कि गुजरात पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो ये थी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य।
प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित पढ़ रहे हैं अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीटीटी हो, सीटीटी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एएमआरआर हो, एलटीए ग्रेड हो, सभी के लिए महत्व